लागू होंगी नई गाइडलाइंस। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में संकट और गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस ने एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दी है और रूस के विदेश मंत्री ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध जो है वो परमाणु युद्ध हो सकता है। 7वें दिन रूस ने यूक्रेन के शहर खार्किव पर बड़ा हमला बोला। इसके साथ ही खैरसोन शहर पर भी रूस ने कब्जे का दावा किया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के करीब 6000 सैनिकों को मार गिराया है। इधर रूस के विदेश मंत्री ने परमाणु हमले की धमकी दे दी है और ये दुनिया के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है, अब इसकी चर्चाएं हो रही है। नाटो को सोवियत संघ के देशों में सैन्य अड्डे नहीं बनाना चाहिए, ये बात भी रूस ने कही है। इधर यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने और सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा जारी है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से कहा है कि सरकार एक एक नागरिक को वहां से सुरक्षित निकालेगी। ऑपरेशन गंगा के तहत अभी 2700 से ज्यादा भारतीयों को लाया जा चुका है। इंडियन एयरफोर्स के 3 विमानों को भी रेस्क्यू में लगाया गया है। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना वायु सेना को भी लगा दिया गया है। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से कहा है कि अमेरिका रूस के साथ सीधी लड़ाई में शामिल नहीं होगा, मतलब वो अपनी सेनाएं नहीं भेजेगा। लेकिन उन्होंने कहा कि रूस पर पाबंदियां अमेरिका और कड़ी कर रहा है। Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. और बढ़ते हुए युद्ध की वजह से बाजार भी घबराया हुआ है। आज निफ्टी और सेंसेक्स में भारी गिरावट रही, हालांकि मिड और स्मॉल कैप में कुछ रिकवरी जरूर देखने को मिली। अपडेट लेते हैं, यतीन मोता हमसे जुड़े हुए हैं। यतीन, बताइए आज बाजार में क्या क्या हुआ? तो देखिए, अगर आप आज के बाजार की एक्शन की बात करें तो क्लियरली इंडिया क्योंकि एक बड़ा एनर्जी इंपोर्टर है, आप देखेंगे कि कोयले के दाम में और क्रूड ऑयल के दाम में काफ़ी ज़्यादा आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, जो अच्छी बात नहीं है भारतीय इक्विटीज़ के लिए। और हमने देखा है कि जहां क्रूड में वॉलेटिलिटी होती है, भारतीय इक्विटीज़ की पिटाई होती है। आज बाजार में वैसे ही हाल देखने को मिले। अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें, ऑटो स्टॉक्स की बात करें, तो सबसे बड़ी गिरावट यहां दर्ज हुई है आज। ऑटो स्टॉक्स क्योंकि जो फरवरी के नंबर्स हैं वो भी अच्छे नहीं आए, और अगर आप क्रूड की इंपैक्ट की बात करें तो गाड़ियों की बिक्री पे क्लियरली कच्चे तेल की कीमतों बढ़ने के कारण एक असर देखने को मिलता है। बैंकिंग स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला। हालांकि फ्लिप साइड पे अगर आप देखें, मेटल और एनर्जी कंपनीज, ऑयल एंड गैस कंपनीज पे इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। मार्केट मिक्स था। एनएससी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो लगभग 1:1 था, क्योंकि सेकंड हाफ में यूरोप में आपने रिकवरी देखी और हमारे भारतीय बाजारों में भी आपने सेकंड हाफ में थोड़ी बहुत रिकवरी देखी। इंपॉर्टेंट ये होगा यूरोप कैसे एंड होता है और अमेरिकन इक्विटीज कैसे आज कारोबार करती हैं, जिसके ऊपर कल की ट्रेड पे हम रणनीति बनाएंगे। तो यतीन, अब ये बताइए कि इस सेक्टर्स और शेयर्स के लिहाज से क्या है खास आज बताने को? तो देखिए, अगर हम बाजार की बात करें और निफ्टी गेनर्स की बात करें आज, तो क्लियरली कोल इंडिया आज फोकस में था। लगभग 10% ऊपर वो स्टॉक, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय कोल के दामों में आपने 10% का इजाफा देखा फ्यूचर साइड पे, और चाइना में आज काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिली कोयले में, तो कहीं ना कहीं उसका असर आपको कोल इंडिया पे देखने को मिला। एचडीएफसी लाइफ एक आज बल्क डील के बाद आपको यहां तेजी देखने को मिली। लगभग 7% एचडीएफसी लाइफ और लगभग 6% ऊपर एसबीआई लाइफ देखने को मिला। टाटा स्टील और यहां आर्सेलर मित्तल ने अपने यूरोपियन स्टील कारोबार में एक बड़ी अनाउंसमेंट की। उन्होंने
स्टील के प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए, जिसका सीधा असर टाटा स्टील पे पॉजिटिवली देखने को मिला। लूजिंग एंड पे भी आपको काफी सारे शेयर्स दिखेंगे, खास करके मारुति और डॉक्टर रेड्डीज। मारुति के जो फरवरी की बिक्री के आंकड़े थे वो कमजोर थे। डॉक्टर रेड्डीज क्योंकि लगभग 8 से 10% इनकी बिक्री यूक्रेन और रशिया से आती है, तो वहां भी उसका असर देखने को मिला, क्योंकि ऑब्वियसली वहां एक स्लोडाउन देखने को मिलेगा। एशियन पेंट्स और बजाज ऑटो दूसरे स्टॉक्स थे जहां आपको लगभग 5% का कट आता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप गेनर्स की बात करते हैं, यहां भी काफी सारे इंटरेस्टिंग नाम आपके स्क्रीन पे आएंगे। हिंदुस्तान जिंक और ऑयल इंडिया, ऑब्वियसली दोनों कमोडिटी लिंक प्ले है और यहां इसको आपको तेजी के नजरिए से देखना है। अदानी टोटल गैस और नाल्को जैसे शेयर्स में भी आज तेजी बनी रही। क्या आज प्रेशर में था, तो क्रॉम्पटन ग्रीव, सिटी यूनियन बैंक जो आज 52 वीक लो पे है, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज और L&T फाइनेंस, ये सब शेयर्स थे जहां आपको औसतन 4 से 5% का कट आता हुआ दिखाई दिया। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। बढ़ते आगे, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से क्रूड में भी उबाल लगातार जारी है। ब्रेंट का भाव जून 2014 के हाई पर $113 पर पहुंच गया है। वहीं MCX पर क्रूड ने आज नया लाइफ टाइम हाई भी बना लिया। पिछले 3 महीने में क्रूड में 60% का जोरदार उछाल देखने को मिला है। हालांकि रूस पर लगाए गए प्रतिबंध से क्रूड एक्सपोर्ट को बाहर रखा गया है। बावजूद इसके युद्ध की वजह से रूस का करीब 10% क्रूड एक्सपोर्ट बाधित हो चुका है। और थोड़ी देर पहले हमारे स्पेशल शो आवाज अड्डा में उबलते क्रूड पर हमारे सहयोगी नीरज वाजपेयी ने यूएस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार से सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि रूस पर लगी पाबंदियों से क्रूड को बाहर रखा गया है, क्योंकि इसका असर रूस से ज्यादा पूरी दुनिया पर होता। एक क्लैरिफिकेशन दीजिए, क्या इस पूरे सैंक्शंस में एनर्जी डील्स भी शामिल हैं? इस वक्त हमने एनर्जी को इसमें नहीं लगाया, प्रतिबंध में नहीं लगाया। आपने सुना होगा कि राष्ट्रपति भवन का ये कहना है कि जो मकसद है इन प्रतिबंधों का वो ये है कि हमने एक कॉस्ट रखना है रूस पर और रूस की इकोनॉमी पर और व्लादिमीर पुतिन और उनकी जो इनर सर्कल है उन पर हमने एक कॉस्ट रखनी है। अगर हमने शुरू से ही एनर्जी सेक्टर पर लगाया तो वो कॉस्ट असल में रूस पर नहीं होता, वो बल्कि पूरे विश्व में है, क्योंकि जाहिर बात के जो नाज़रीन हैं यूरोप में ज़्यादा, यूरोप में नहीं, सिर्फ यूरोप में, क्योंकि जाहिर बात है ये एक ग्लोबल एनर्जी मार्केट है। तो जो जब आप एक रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं वो आप ब्रेंट क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस आप खुद ही देख रहे हैं कहाँ हैं। तभी तो कल राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि हमारे अपने US ऑयल रिजर्व से 60 मिलियन बैरल्स हम निकाल रहे हैं, उसको बांट रहे हैं ताकि अब हमारे प्राइसेस में कोई स्टेबिलिटी हो। तो अब से थोड़ी देर में 7:57 पर आप आवाज अड्डा में जेड तरार से ये पूरी बातचीत देख सकते हैं। आवाज अड्डा में 7:57 पर। युद्ध की परिस्थितियों में रूस के साथ डॉलर टर्म में लेन देन फिलहाल ठप है। भारत सरकार अब रूस के साथ सीधे रुपी टर्म में पेमेंट सिस्टम तैयार करने में जुटी हुई है। सूत्रों के मुताबिक RBI देश के बड़े बैंकों के साथ मिलकर विचार विमर्श कर रहा है ताकि एक्सपोर्टर्स, स्टूडेंट्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स को सहूलियत हो सके। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताएं क्या तैयारी है सरकार की और RBI की? बिल्कुल, देखिए सरकार को इस बात की आशंका है कि अगर जो सैंक्शन लगा हुआ है वो लंबा खींचा तो एक तरह से जो दोनों देशों के बायलैटरल ट्रेड्स हैं वो प्रभावित हो सकते हैं और बाकी स्टूडेंट्स और तमाम लोग हैं वो प्रभावित तो अभी फिलहाल हो ही रहे हैं। तो इसलिए जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक RBI कुछ देश के चुनिंदा बैंकों से बातचीत कर रहा है और इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है एक्सचेंज रेट की, लिक्विडिटी की और रिस्क फैक्टर की, कि आखिर रूबल जो गिर रहा है वो उसके लिए क्या कंफर्टेबल लेवल होना चाहिए जिससे कि रुपी से एक तरह से उसे कन्वर्टेबिलिटी बनाई जा सके। तो ये तमाम चीज़ों पर RBI बातचीत कर रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पेमेंट सिस्टम को, नए पेमेंट जो अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम जिसको बनाया जा रहा है उसको एस्टैब्लिश किया जा सके ताकि रूस के साथ रुपी टर्म में ट्रेड हो सके। इससे पहले भी अगर देखें तो ईरान में जब इस तरह के सैंक्शन लगे थे तो सरकार ने रुपी टर्म में वहां से क्रूड के लिए, तमाम डील्स के लिए वहां पर बातचीत की थी। तो ये कोशिश यही की जा रही है कि रूस के साथ इस
तरह के रूबल और रुपी के लिए कन्वर्टिबिलिटी मैकेनिज्म को तैयार किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को और वहाँ से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसको कोई दिक्कत न हो। तो इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है, और जहाँ मुझे जानकारी मिली कि रूस में एक बैंक के साथ SBI और केनरा बैंक का पहले से एक ज्वाइंट वेंचर चल रहा है, तो ये बैंक आगे आ सकते हैं इस तमाम जो पेमेंट मैकेनिज्म जो बन रहा है उसमें एक कड़ी बन के। जी बहुत बहुत शुक्रिया आलोक, और बढ़ते हैं आगे। ये जो भारत सरकार कवायद कर रही है, क्यों कर रही है? रूस यूक्रेन जंग की वजह से भारतीय एक्सपोर्टर्स बड़ी परेशानी में पड़ गए हैं। रूस पर आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध की वजह से पेमेंट फंस रहे हैं, ऑर्डर की डिलीवरी में दिक्कतें आ रही हैं, और जानकार मानते हैं कि अगर ये क्राइसिस लंबा खिंच गया तो इसकी वजह से पूरी भारतीय इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है। क्या आपको पता है क्या रेडीमेड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े नोएडा के राजीव बंसल पिछले 15 साल से रूस और यूक्रेन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ना तो यूक्रेन में बायर से संपर्क हो पा रहा है, ना ही ये पता चल पा रहा है कि तैयार माल की शिपमेंट का क्या होगा, जबकि रूस भेजे गए माल की पेमेंट फंस गई है। इनके जैसे एक्सपोर्टर भविष्य को लेकर अब चिंता में हैं। एक तो स्विफ्ट की होगी, क्योंकि पेमेंट कैसे आएगी जाएगी अभी उसका कुछ नहीं पता, तो वो सबसे बड़ा मेजर इशू है, क्योंकि आदमी बिजनेस करता है तो अल्टीमेटली पेमेंट तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा ECGC का जहां तक प्रश्न आता है, ECGC होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, यानी कि जो एक्सपोर्टर उधार पे माल बेचता है विदेश में तो उसकी पेमेंट की गारंटी लेता है ECGC। अब चूंकि लड़ाई छिड़ गई, ECGC ने भी ग्रेड गिरा दिया रशिया का और यूक्रेन का। रशिया का लोगों ने एयर स्पेस की पाबंदियां लगाई हैं, तो हमें ये दिक्कत आ रही है यूरोप के लोगों की, जितने भी बायर हमसे काम कर रहे हैं वो लोग कहते हैं कि अभी होल्ड करो माल अपना, अभी माल बनाना बंद कर दो, अभी कुछ टाइम के लिए माल होल्ड कर लो। ऐसे हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं और फोन भी आ रहे हैं। भारत का रूस के साथ 11.9 अरब डॉलर जबकि यूक्रेन के साथ 3.1 अरब डॉलर का द्विपक्षीय कारोबार है। रूस और यूक्रेन में भारत से ज्यादातर फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, आयरन स्टील, एग्रोकेमिकल्स, ऑटो कंपोनेंट, रेडीमेड लेदर गुड्स और चाय कॉफी का एक्सपोर्ट होता है। अमेरिका और यूरोप ने रूस को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से भी बाहर कर दिया है, जिससे यहाँ के एक्सपोर्टर्स की पेमेंट अटक गई है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सरकार इसका विकल्प तलाशने की कोशिश कर रही है। मेरे को ये नहीं लगता खाली एक एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म निकाल लेना, दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करना नहीं होगा, लेकिन ऑफ कोर्स हमें ट्रेडिंग इन लोकल करेंसी की ओर देखना चाहिए, उस पर बात शुरू करनी चाहिए। और अच्छी बात है कि इस पे बात शुरू हो गई है, तो वो भी एक सोल्यूशन हो सकता है। पहले हम USSR के साथ रुपी रूबल ट्रेड होते ही था, 2005 तक काफी चला हुआ, उसके बाद भी 1-2 प्रयास किए गए हैं, तो इस को भी हमको एक्सप्लोर करने की जरूरत होगी। रूस यूक्रेन क्राइसिस से कच्चे तेल के दाम में भी आग लगी हुई है। इसका असर शिपिंग और इंटरनेशनल फ्रेट कॉस्ट पर पड़ रहा है। जानकारों के मुताबिक रूस यूक्रेन युद्ध लंबा खिंचा तो सिर्फ एक्सपोर्ट ही नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी इससे प्रभावित हो सकती है। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। एक अच्छा ब्रोकर, एक अच्छा एसेट, सोच समझकर करें ब्रोकर का चुनाव। अगर आप निवेश की शुरुआत कर रहे हैं तब एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ब्रोकर आपके लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में आपको एक ऐसा ब्रोकर चुनना चाहिए जो आपको सीधे सरल तरीके से निवेश का सही रास्ता दिखाए। ब्रोकर का चुनाव करने में जो बातें ध्यान रखनी है वो ये है कि उसकी सलाह आपके लिए कितनी वाजिब है, उसके पास आपके लिए आसान और उपयुक्त टेक्नोलॉजी है या नहीं, आपके लिए उसकी सेवाओं तक पहुंच कितनी आसान और पारदर्शी है, और उसके ब्रोकरेज चार्जेस कितने हैं। सोचकर, समझकर इन्वेस्ट कर। NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोनम वॉल क्लॉक्स, दीवारों की धड़कन। जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसाबाजार.com पे जाओ, सभी बैंक्स में से बेस्ट EMI वाला लोन चूज करो, झट से लोन अप्रूवल, फट से पैसा आपके अकाउंट में। पैसाबाजार.com। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। कोरोना की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच महाराष्ट्र से अच्छी खबर आई है।
उद्धव ठाकरे सरकार ने राज्य में लगी कोरोना पाबंदियों में और ढील देने का ऐलान किया है। मुंबई समेत 14 जिलों में 100% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, थिएटर, धार्मिक स्थल और मनोरंजन पार्क खोलने की अनुमति दे दी गई है। इन 14 जिलों में मुंबई के अलावा मुंबई सबर्ब, पुणे, रत्नागिरी, कोल्हापुर, रायगढ़, भंडारा जैसे जिले शामिल हैं। बजट में नई वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान किया गया था। अब सरकार ने इस पर अमल भी शुरू कर दिया है। हमें एक्सक्लूसिव खबर मिली है कि जल्दी ही कोच खरीदने के लिए सरकार टेंडर निकालेगी। डिटेल लेते हैं दीपाली नंदा से। दीपाली, बताएं क्या तैयारियां हैं रेलवे की? देखिए, सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि इस मार्च के आखिर तक एक बड़ा टेंडर रेलवे की तरफ से निकाला जाएगा और ये टेंडर होगा 200 वंदे भारत ट्रेनों की खरीद को लेकर। ये टेंडर कितना बड़ा होगा इसका अंदाजा आप इस रकम से लगा सकते हैं जो रेलवे ने अनुमान लगाया है। 2400 करोड़ रुपए का ये टेंडर निकाला जाएगा रेलवे की तरफ से। 2 से 3 जो नई चीजें हैं इस बार शामिल की जाएंगी वंदे भारत ट्रेन के निर्माण में भी और इनके एक्सपीरियंस में भी। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस बार जो बिडर्स पार्टिसिपेट करेंगे वो चाहे तो एल्यूमिनियम या फिर स्टील दोनों से वंदे भारत का निर्माण कर सकेंगे। अभी तक वंदे भारत की बात की जाए तो सिर्फ आपको चेयर क्लास ही मिलती है, लेकिन अब स्लीपर क्लास को भी नए वंदे भारत ट्रेन में जोड़ा जाएगा। इसमें भी आपको AC 1 से लेकर AC 3 तक की क्लासेस मिलेंगी। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो अभी रेलवे का ये मानना है कि एक वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए 120 करोड़ रुपए का खर्च आता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस पूरे टेंडर में घरेलू कंपनियों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। पूरी तरह से मेक इन इंडिया ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। जो रेलवे की फैक्ट्रीज हैं जहां लातूर, रायबरेली और चेन्नई, यहां पर नई वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। और अब बात करते हैं ड्रोन इंडस्ट्री की, जहां PLI का दायरा अब बढ़ सकता है। खबरों के मुताबिक नागरिक विमानन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया है। डिटेल लेते हैं रोहन सिंह से। रोहन, बताएं क्या प्रस्ताव है PLI का दायरा बढ़ाने को लेकर? जी, सरकार अब जो बदलाव करने जा रही है उसमें ड्रोन PLI के अंदर ही कुछ और चीज़ों को ऐड कर दिया जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें होंगी? तो सबसे पहले एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, ड्रोन से जुड़े जो सॉफ्टवेयर होते हैं, अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर, कोई सर्वेलेंस से जुड़ा हुआ है, कोई स्प्रेइंग कर रहा है, कोई अलग अलग तरह का काम कर रहा है, उसको जोड़ा जाएगा। और तीसरा कंपोनेंट, इन तीनों को जोड़ने की बात कही गई है। और इसको लेकर जो प्रस्ताव है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने रखा है कि इनको भी जोड़ने की जरूरत है। और किसके कारण क्या है? तो 2 बड़े कारण बताए गए हैं। सबसे पहले तो जो अभी जो भारत में ड्रोन इकोसिस्टम है वो बहुत छोटा है, 60 करोड़ का पिछले साल था। जो स्कीम है ड्रोन PLI की वो 120 करोड़ की, वो दोगुनी है उल्टा, और 20% इंसेंटिव ये दे रहे हैं। तो सरकार को लगता है कि इसका जो फायदा है वो अधिक से अधिक कंपनियां उठा पाए। और चूंकि अब ड्रोन हमने बैन कर दिया है, इंपोर्ट आप नहीं कर सकते बाहर से, तो भारत में कंपोनेंट्स बनना भी जरूरी है जिसको कि वो बना सके। उसके लिए सॉफ्टवेयर बनना भी जरूरी है और उसके लिए हमारी कैपेबिलिटी इस वक्त नहीं है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी भी हमारे पास नहीं है। तो सरकार एक तरफ चाहती है कि अधिक से अधिक कंपनियों को फायदा मिले, दूसरी तरफ ये चाहती है कि एंटी ड्रोन को लेकर ज्यादा काम हो सके। इस वक्त एंटी ड्रोन में DRDO कुछ काम कर रही है, अदानी डिफेंस कुछ काम कर रही है और कुछ छोटे मोटे स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर अभी ये नहीं हो रहा है। तो उसको करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से अलग अलग दुनिया के देशों में आप देख रहे हैं टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, उसमें एंटी ड्रोन कैपेबिलिटी का, खासतौर पर भारत में बने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का होना बहुत जरूरी है ताकि इसको बनाया जा सके। तो ये एक कारण रह गया है। दूसरा, अब जो ड्रोन PLI स्कीम हुई थी उसका टाइमलाइन क्या है? तो सरकार का कहना है कि मार्च अप्रैल में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेंगे और उसके बाद जून तक उनका प्लान है कि पहला पेमेंट दे देंगे। और अगर 120 करोड़ खर्च हो जाते हैं तो उसके ऊपर भी, चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसको मॉनिटर कर रहा है पूरी ड्रोन पॉलिसी को, तो उसके ऊपर और ज्यादा राशि ले सकते हैं। उसमें कोई पैसे की कोई कमी नहीं होगी। ये जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के सूत्र हैं वो हमें बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रोहन। और अब बात करते हैं चुनाव से जुड़ी खबरों की। चलते हैं चुनावी दंगल में। यूपी के चुनावी संग्राम के आखिरी चरणों के लिए सभी राजनीतिक दल जी जान से जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रॉबर्ट्सगंज में चुनावी रैली की। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि घोर परिवारवादी लोग समाज के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इन घोर परिवारवादियों को लगा था कि उत्तर प्रदेश के लोगों को
जात पात में बांट देंगे, समाज के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, हर एक को अलग अलग दिशा में ले जाएंगे, हर एक को एक दूसरे से भिड़ा देंगे और अपना चुनाव का खेल खेल लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चंदौली में रैली की। अमित शाह ने यहां सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अखिलेश के राज में यूपी सिर्फ और सिर्फ अपराध और दंगों में आगे बढ़ा। शाह ने यह भी कहा कि मैं गंगा किनारे कहकर जाता हूं कि यूपी में जहां एक दो जगह पर बाहुबली बच गए हैं, उन्हें भी 10 मार्च के बाद हम जेल भेजने का काम करेंगे। ये सकरडिया जैसी एक दो जगह पे बाहुबली बच गए ना, 10 के बाद उनको भी जेल में पहुंचाने का काम हम करेंगे। जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होती, तब तक विकास नहीं पहुंच सकता। जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं होती, तब तक यहां पर औद्योगिक निवेश नहीं आ सकता। रियल एस्टेट सेक्टर में एक बार फिर से तेजी का माहौल है। खासतौर से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की कीमतें और बढ़ भी सकती हैं। लंबे समय की मंदी और कोरोना के झटके से रियल एस्टेट सेक्टर अब उबर रहा है। डेवलपर्स की माने तो पिछले 10-12 साल के बाद ये सबसे बड़ी तेजी है। फिलहाल फोकस नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करने के बजाय अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर है, क्योंकि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी की डिमांड ज़्यादा है। लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट में बढ़ोतरी के चलते कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। इसके पीछे 4-5 रीजन है। एक रीजन है जो मिलेनियल्स हैं, जो 30 साल की उम्र के लोग हैं, उसके आसपास की उम्र के लोग हैं, उन्होंने घर खरीदना शुरू कर दिया जो पहले नहीं खरीद रहे थे। जो शेयर्ड इकोनॉमी के अंदर जीना चाहते थे, उन्होंने घर खरीदना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं, स्टैंप ड्यूटी कम हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है और कोविड के दिनों में लोगों की सेविंग भी बढ़ी है। ब्रोकरेज फर्म प्रॉपर्टी टाइगर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक टॉप 8 शहरों में घरों की कीमतों में तेजी दिखी है। अहमदाबाद और हैदराबाद में घरों की कीमत में 7% तक की तेजी दर्ज की गई है। बंगलुरु में 6%, पुणे में 3% और मुंबई में 4% की तेजी दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर, कोलकाता और चेन्नई में 5% की तेजी दिखी है। 2020 के मुकाबले 2021 में ओवरऑल सालाना बिक्री में ग्रोथ करीब 13% है। न्यू सप्लाई के मामले में तेजी 75% के आसपास है, क्योंकि 2020 में 1,22,000 के मुकाबले 2021 में 2,14,000 यूनिट्स लॉन्च हुए हैं। पेंटअप डिमांड की वजह से रेडी टू मूव की सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। 23% ऐसे हैं जो रेडी टू मूव इन हैं। अब काफ़ी डिमांड सप्लाई कॉन्फ्लिक्ट है, जहां डिमांड ज़्यादा से ज़्यादा रेडी टू मूव इन कैटेगरी में है। हमारा जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन में है और उसी की वजह से कई की लोकेलिटीज़ में प्राइजेस फॉर्म अप हो रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2022 में 38% ग्रोथ की संभावना है, क्योंकि पूंजी की किल्लत धीरे धीरे दूर हो रही है। सरकार का फोकस अंडर कंस्ट्रक्शन मकानों को पूरा करने पर है, ताकि बैंकों की फंसी पूंजी निकल सके। अगर आप अपने लिए घर खरीदने की सोच रहे हैं तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बिल्कुल सही समय है, क्योंकि ब्याज दर अपने निचले स्तर पर है। कोरोना पेंडेमिक अब एंडेमिक की ओर है और स्टील, सीमेंट जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के दामों में भारी तेजी के बावजूद कीमतें पिछले कई सालों से स्थिर बनी हुई है। हालांकि इस वक्त जो तेजी है उसमें पेंटअप डिमांड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आने वाले दिनों में कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आलोक प्रियदर्शी, CNBC आवाज़। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से। ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। के प्रायोजक हैं